बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज बेटे हमने एक टॉपिक डिस्कस करने हैं, दैट इज द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। अब जब हम सीड जर्मिनेशन की बात करते हैं तो इसमें टू बेसिक कंडीशंस आती हैं जो एक दूसरे की अपोजिट हैं। एक होता है डोर्मेंसी और दूसरा होता है सीडलिंग। डोर्मेंसी का मतलब ये होता है कि ऐसी कंडीशन जिसमें सीड जर्मिनेट नहीं कर रहा होगा तो हम कहते हैं वो डोर्मेंसी की कंडीशन में पाया जाता है। अब सीड जर्मिनेट क्यों नहीं कर रहा होता उस सिचुएशन में? क्योंकि सीड की जर्मिनेशन के लिए कुछ फेवरेबल कंडीशंस चाहिए होती हैं। जब तक उसे वो फेवरेबल कंडीशंस नहीं दी जाएंगी तब तक वो जर्मिनेट नहीं करेगा। और जब तक वो जर्मिनेशन इसकी स्टार्ट नहीं होगी, ग्रो करना नहीं स्टार्ट करेगा, हम कहेंगे ये डोर्मेंसी की कंडीशन में पाया जाता है। लेकिन जैसे फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं तो सीड जो है डॉर्मेसी को ब्रेक डाउन करता है। डॉर्मेसी मीन सोया हुआ सीड, तो वो फौरन अपने आप को ब्रेक डाउन करेगा डॉर्मेसी को और फौरन जर्मिनेशन स्टार्ट कर देगा। अब जैसे ही सीड जर्मिनेशन स्टार्ट करता है हम कहते हैं डॉर्मेसी को ब्रेक डाउन करके वो सीडलिंग में कन्वर्ट हो गया है। सो जर्मिनेशन ऑफ सीड की अगर हम डेफिनेट वैसे इंट्रोडक्शन देखें, for the germination of seeds, they must arrive at a suitable location and be there at time favorable for germination and growth। क्योंकि बहुत सारे सीड ऐसे हैं जिनका टाइम ड्यूरेशन जो है मैटर लॉट। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ सीड्स हैं जो विंटर सीजन में जर्मिनेट करते हैं और कुछ सीजन ऐसे हैं जो समर सीजन में जर्मिनेट करते हैं। तो वो फेवरेबल कंडीशन, सूटेबल इन्वायरमेंट, लोकेशन, ये उनके लिए होना जरूरी है। अगर होगा तो वो जर्मिनेट करेंगे और ग्रो कर सकेंगे, अगर नहीं होगा हो सकता है वो जर्मिनेट कर लें लेकिन उनकी ग्रोथ ना हो सके। सीड जर्मिनेशन की अगर हम डेफिनेशन देखें, सीड जर्मिनेशन इज अ प्रोसेस बाय विच अ सीड एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू सीडलिंग। मीन जर्मिनेशन स्टार्ट होना शुरू कर देता है, उस प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है? दैट्स नोन एज सीड जर्मिनेशन। अब सीड जर्मिनेशन में होता क्या है, इसका अगर हम प्रोसेस डिस्कस करें, ड्यूरिंग जर्मिनेशन एम्ब्रियो सोक्स अप द वाटर। मीन वाटर को क्या करेगा? ये ऑब्जॉर्ब करेगा। जो सीड कोट होता है उसके ऊपर स्मॉल पोर होता है जिसे हम माइक्रोपाइल कहते हैं। ये वही पोर है जिसके थ्रू स्पर्म सेल्स जो हैं ओव्यूल के अंदर एंटर हुए थे। उस पोर्स के थ्रू ये वाटर को क्या करते हैं? ऑब्जॉर्ब करते हैं। ऑब्जॉर्ब करने के बाद जो इसके सीड कोट है और उसका स्पिल्ट अप हो जाता है, बर्स्ट हो जाता है और अंदर से जो एम्ब्रियो है या उसके जो कॉटिलेडन्स हैं वो क्या हो जाते हैं? स्वेल हो जाते हैं। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे चने हैं बेसिकली सीड होते हैं। अगर सुबह को या नेक्स्ट डे कुकिंग करनी है तो एक दिन पहले या एक रात पहले हम उसे भिगो के रख देते हैं। अब जब भिगोने से पहले उनका साइज छोटा होता है, लेकिन जब भिगो के रखेंगे 3-4 घंटे के बाद उसे हम ऑब्जर्व करें तो उनका साइज बड़ा हो चुका होता है और उनका सीड को फट चुका होता है। तो उसकी रीजन यही है कि उस सीड ने बेसिकली वाटर को क्या किया था? ऑब्जॉर्ब किया था, स्वेल हुआ, जिसकी वजह से इसके सीड कोट क्या हो जाते हैं? स्प्लिट हो जाते हैं। सबसे पहले जर्मिनेशन के प्रोसेस में जो पहला स्ट्रक्चर इमर्ज होता है, दे आर द रूट्स। बेसिकली जो एम्ब्रियो है इसे टू मेजर पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, एक रेडिकल और दूसरा क्या होता है? प्लोम्यूल। तो सबसे पहले रेडिकल जो है वो क्या करता है? जर्मिनेट करता है। जर्मिनेट होकर वो रूट स्ट्रक्चर को क्या करता है? डेवलप करता है। फिर जो रूट्स हैं दे ग्रोस रेडिली एंड अब्सॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। फिर उसके बाद एम्ब्रियो का जो नेक्स्ट पार्ट है जिसे हम क्या कहते हैं? प्लोम्यूल कहते हैं। सो इन द नेक्स्ट फेज प्लोम्यूल डेवलप्स इनटू टाइनी शूट्स व्हिच elongate एंड कम्स आउट ऑफ द सॉइल। तो इन शॉर्ट अगर हम ऑब्जर्व करें सीड की जर्मिनेशन में पहला जो स्ट्रक्चर डेवलप होता है वो क्या है जी? रूट्स, जो कि रेडिकल से इमर्ज होती है। और दूसरा जो स्ट्रक्चर डेवलप होता है वो क्या होती हैं? शूट्स, जो कहाँ से इमर्ज हो रही होती हैं? प्लोम्यूल से जो है डेवलप होती हैं। अब जो सीड एम्ब्रियो है इसे टू टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल। अब उसकी बेस के ऊपर कौन सा जर्मिनेट कर रहा है, उसकी बेस के ऊपर सीड जर्मिनेशन हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू मेजर टाइप्स। उसमें से एक जो है उसे क्या नाम दिया जाता है? दैट इज नोन एज एपिजियल जर्मिनेशन। दूसरी जो टाइप होती है उसे क्या नाम दिया जाता है? दैट इज नोन एज हाइपोजियल। बेटे इसमें सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एपिजियल जर्मिनेशन क्या है। एपिजियल जर्मिनेशन द हाइपोकोटाइल इलोंगेट्स। इन हाइपोकोटाइल्स का ये आप लोगों को पिछले टॉपिक में है बेसिकली।
हाइपोकोटाइल क्या होता है? इफ एम्ब्रियोनिक जो एम्ब्रियोनिक स्टेम है दैट इज बिलो देन द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, या पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जो है वो अबव हो देन द एम्ब्रियोनिक स्टेम, उसे हम क्या कहते हैं? एपिजल जर्मिनेशन में वो क्या कहता है? हाइपोकोटाइल इलोंगेट्स होता है, इट फॉर्म्स द हुक। हमेशा जब भी कोई शूट जो है जमीन से बाहर आएंगे, सबसे पहले वो क्या बनाती हैं? हुक डेवलप करती हैं। फिर उसके बाद ये क्या करता है? कॉटिलेडन्स को अबव द ग्राउंड क्या करता है? पुल कर रहा होता है। इस टाइप ऑफ जर्मिनेशन को क्या नाम दिया जाता है? दैट इज नोन एज एन एपिजल जर्मिनेशन। एपिजल जर्मिनेशन में अगर एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल इट occurs इन द बीन्स प्लांट, कॉटन प्लांट एंड पपाया प्लांट। इनके जो सीड हैं जब भी जर्मिनेट करेंगे, इनके अंदर कौन सी जर्मिनेशन होगी? एपिजियल जर्मिनेशन होती है। अब एपिजियल जर्मिनेशन में हमने कहा कि बेसिकली कॉटिलेडन्स जो हैं वो सॉइल से बाहर आते हैं। वो किस तरह से होते हैं? यहाँ पे आप लोग ऑब्जर्व करें। फॉर एग्जांपल जहाँ पे आप लोग देखें तो यहाँ पे क्या पाया जाता है? एक सीड है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये इसमें क्या हो रही है? जर्मिनेशन स्टार्ट हुई थी। सबसे पहले यहाँ पे उसने क्या डेवलप की है? रूट्स। अब जैसे रूट्स डेवलप की हैं, वो क्या कर रहा है? कॉटिलेडन को अबव द ग्राउंड खींच रहा है। ठीक है, कॉटिलेडन को अबव द ग्राउंड ले आए और पहले टू लीव्स में लेके आए। तो इस एपिजल जर्मिनेशन में ये क्या करते हैं? कॉटिलेडन को जमीन से बाहर लेके आते हैं और अल्टीमेटली बाद में वो क्या करते हैं? हुक बनाते हैं और उसके बाद ये क्या करते हैं? शूट्स में चेंज हो जाते हैं। तो इस टाइप ऑफ जर्मिनेशन को क्या नाम दिया जाता है? दैट इज नोन एज एन एपिजल जर्मिनेशन। दोबारा से बेटे इसको अगर हम ऑब्जर्व करें, एपिजल जर्मिनेशन के अंदर सबसे पहले हमने बात की थी सीड है, रूट्स डेवलप की। अब जैसे जैसे ये ग्रो करता जा रहा है, कॉटिलेडन को क्या कर रहा है? जमीन से बाहर खींच रहा है। यहाँ पे उसने लीफ डेवलप किए, बेसिकली उसको चेंज कर देता है। यहाँ से कॉटिलेडन को इसने क्या किया? जमीन से बाहर पुल किया। और अब बाद में ये क्या करता है? जो ग्रीन कलर में हमें नजर आ रहे हैं यहाँ पे, ये लीव्स डेवलप करवा लेते हैं। बाद में ये गिर जाते हैं और अल्टीमेटली प्लांट आगे ग्रो करना शुरू कर देता है। तो इस टाइप ऑफ जर्मिनेशन को क्या नाम दिया जाता है? दैट इज नोन एज एपिजल जर्मिनेशन। सेकंड जो टाइप है उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज हाइपोजियल जर्मिनेशन, जो इसके ऑपोजिट है। इन हाइपोजियल जर्मिनेशन एपिकोटाइल इलोंगेट्स। एपिकोटाइल क्या होता है? ऐसा एम्ब्रियो जिसका पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बिलो होता है देन द एम्ब्रियोनिक स्टेम, उसे हम क्या कहते हैं? एपिकोटाइल कहते हैं। तो हाइपोजियल जर्मिनेशन में क्या कर रहा होता है? एपिकोटाइल इलोंगेट होता है। उसके बाद ये क्या करता है? हुक बनाता है। And in this type of germination, cotyledons stay under the ground. Apical germination में cotyledons बाहर आते हैं और इसके अंदर अंडर द ग्राउंड रहते हैं। इसमें देखें जैसे पी प्लांट है, इनमें जर्मिनेशन कौन सी होती है? हाइपोजियल जर्मिनेशन होती है। मेज प्लांट मीन मकई का जो पौधा है, उसमें भी जर्मिनेशन कौन सी होती है? हाइपोजियल है। इस तरह से कोकोनट प्लांट है, उसमें भी जर्मिनेशन कौन सी हो रही होती है? अब हाइपोजियल जर्मिनेशन में अगर हम ऑब्जर्व करें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ले लेते हैं, कंसीडर कर लें ये पी प्लांट है। यहाँ से देखते हैं आप लोग रूट्स डेवलप हो रही हैं। ठीक है, फिर यहाँ से शूट्स डेवलप हो रही हैं। जो कॉटिलेडन है वो जमीन के अंदर ही रहा है। जैसे जैसे शूट्स डेवलप हो रही हैं, यहाँ पे आके जमीन से बाहर आए और यहाँ पे आके ये क्या करेंगी? हुक बनाएंगी और फिर उसके बाद ये लीव्स जो है स्ट्रेट हो जाएंगे। लेकिन इसके जो कॉटिलेडन्स हैं वो क्या रहते हैं? दे स्टे अंडर द ग्राउंड। ठीक है, और इस टाइप ऑफ जर्मिनेशन को क्या नाम दिया जाता है? एपिजियल जर्मिनेशन कहते हैं। दोबारा से बेटे अगर हम ऑब्जर्व करें, यहाँ पे देखें कि एपिजियल जर्मिनेशन के अंदर जो कॉटिलेडन्स हैं ये क्या रहा? दैट रिमेन बिलो द सॉइल और इनसाइड द सॉइल। यहाँ से ये रूट्स डेवलप करता जा रहा है, ग्रो करता जा रहा है और ये प्लोम्यूल ग्रो कर रहा है, जो कि क्या डेवलप करा रहा होता है? शूट्स डेवलप करा रहा होता है। हुक बनाएगा, स्ट्रेट होगी हुक, और बाद में ये क्या करेगा? बाकी लीव्स जो हैं वो डेवलप करवाना शुरू कर देते हैं, शूट्स वगैरह डेवलप करवाना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस सिचुएशन के अंदर जो कॉटिलेडन्स हैं वो किस में रहते हैं? दे रिमेन अंडर द ग्राउंड। इस टाइप ऑफ जर्मिनेशन को क्या नाम दिया जाता है? दैट इज नोन एज हाइपोजियल जर्मिनेशन। तो इन शॉर्ट मेजर डिफरेंस क्या था? एपिजियल जर्मिनेशन में हाइपोकोटाइल लॉन्गेट्स होते हैं और कॉटिलेडन्स ग्राउंड से बाहर आते हैं। उसके बाद हाइपोजियल जर्मिनेशन में एपिकोटाइल लॉन्गेट होता है और कॉटिलेडन्स जमीन के अंदर रहते हैं। फिर जब सीड जर्मिनेट हो रहा होता है तो इसमें स्पेसिफिक कंडीशंस पाई जाती हैं, व्हिच आर नोन एज द कंडीशन फॉर सीड जर्मिनेशन। अगर ये कंडीशंस नहीं होंगे तो सीड जर्मिनेट नहीं कर सकता। इन कंडीशंस को आगे टू मेजर टाइप्स के अंदर क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। उसमें से एक जो क्या कह सकते हैं कि टाइप है, उन्हें क्या नाम दिया जाता है? दे आर नोन एज इंटरनल कंडीशंस। और दूसरी जो है उन्हें क्या कहा जाता है? दे आर नोन एज एक्सटर्नल कंडीशन।
सबसे पहले हम इंटरनल कंडीशंस की बात कर रहे हैं। टू मेजर इंटरनल कंडीशन है। एम्ब्रियो शुड बी अलाइव, अगर एम्ब्रियो अलाइव नहीं होगा तो जर्मिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो सकेगा, क्योंकि सीड जर्मिनेशन में जर्मिनेट किसने करना होता है, एम्ब्रियो ने। अगर वो अलाइव नहीं होगा तो जर्मिनेशन पॉसिबल ही नहीं है। और दूसरी जो कंडीशन है इंटरनल, वो है सफिशिएंट फूड स्टोरेज, क्योंकि एम्ब्रियो ने जब जर्मिनेट करना है तो उसे फूड चाहिए, क्योंकि एम्ब्रियो में ना तो रूट्स होती हैं, ना वो सॉइल से या एटमॉस्फेयर से न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब कर सकते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि उसके अंदर फूड स्टोर होना जरूरी है। अगर फूड स्टोर नहीं होगी तो तब भी जर्मिनेशन स्टार्ट नहीं हो सकती। फिर इसके बाद एक्सटर्नल कंडीशंस हैं। एक्सटर्नल कंडीशंस में कंडीशन ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, उसमें अगर हम पहले नंबर पे देखें, दैट इज द वाटर मीन मॉइस्चर। सीड ऑफ मोस्ट प्लांट्स हैव लो वाटर कंटेंट, मीन हमें पता है कि सीड ने वाटर प्लांट्स ने सीड्स ने सॉरी फूड को स्टोर किया हुआ होता है, उसके अंदर वाटर भी होता है, लेकिन वो वाटर बहुत कम होता है, इतना ज्यादा नहीं होता कि वो उसको यूज कर सके या फूड की डाइजेशन उससे स्टार्ट कर सके। So germination cannot occur until seed coat or the tissues have been imbibed, mean taken in water. तो उस वक्त तक जर्मिनेशन नहीं होगी जब तक सीड कोट है या उसके अंदर जो फूड स्टोर है जैसे एंडोस्पर्म टिश्यूज की फॉर्म, वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, तब तक ये पॉसिबल ही नहीं है कि जर्मिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो सके। तो इसके लिए सबसे पहले, जैसे आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, सीड जर्मिनेशन में सीड जमीन में लगाते हैं तो पहला काम क्या करते हैं, फॉरेन प्लांट्स को वाटर देते हैं। अब सॉरी सीड को वाटर देते हैं। सीड क्या करता है, माइक्रोपोल के थ्रू, माइक्रोपाइल के थ्रू वाटर को अब्सॉर्ब करेगा। अब्सॉर्ब करने के बाद जो स्टोर्ड फूड है उसकी डाइजेशन के लिए उसे क्या करेगा, यूज करेगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल इसमें जो स्टोर्ड फूड है दैट मे बी इन द फॉर्म ऑफ लिपिड्स और प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड जैसे स्टार्च वगैरह है, तो उसकी डाइजेशन के लिए जरूरी है वाटर आएगा, वाटर को अब्सॉर्ब करेंगे, प्रोटीन जो है उसको ब्रेक डाउन करके किस में कन्वर्ट कर दिया जाए, हो सकता है अमाइनो एसिड में, लिपिड्स को फैटी एसिड, कोलेस्ट्रॉल के अंदर, स्टार्च को सिंपल शुगर के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। तो डाइजेशन ऑफ स्टोर्ड फूड के लिए वाटर का अब्सॉर्ब होना जरूरी है। फिर इसके बाद इट आल्सो हेल्प्स इन इलोंगेशन ऑफ एपिक्यूटाइल एंड हाइपोक्यूटाइल, क्योंकि जब जर्मिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो उसमें तो वुड नहीं होती, यंग प्लोम्यूल है, उसने यंग शूट बनानी है, उसने फोर्स लगा के जमीन से बाहर निकालना है अपने आप को, तो उसके लिए फोर्स रूट्स तो उसके अंदर ना तो अभी तक वुड डेवलप हुई है ना स्टेम डेवलप होता है प्रॉपर, तो उसमें से निकलना है तो उसके लिए टर्गर प्रेशर चाहिए होता है। तो वो टर्गर प्रेशर बेसिकली कौन प्रोवाइड कर रहा होता है, वाटर प्रोवाइड कर रहा होता है। एक तो पहले इंटरनल एक्सटर्नल कंडीशन के आगे वाटर। दूसरी बेटे है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मीन एयर। ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन ऑफ सेल्स ऑफ एम्ब्रियो। इसमें होता क्या है कि फूड जो डाइजेस्टेड फूड हुई, मीन स्टोर फूड थी, उसको साथ वाटर ने रिएक्ट किया, उसे डाइजेस्ट कर दिया, फूड डाइजेस्ट हुई, फिर उसके साथ डाइजेस्टेड फूड के साथ ऑक्सीजन ने रिएक्शन करना, रिएक्शन करके रेस्पिरेशन करनी। हमें पता है रेस्पिरेशन के प्रोसेस में एटीपी फॉर्म में एनर्जी रिलीज होगी, वो जो एम्ब्रियो के जो रेडिकल्स हैं सबसे पहले वो इस एनर्जी को ऑब्टेन करेंगे और इमर्ज करेंगे इनटू रूट्स में। दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे टेम्परेचर। सीड डिफर ग्रेटली इन देयर टेम्परेचर रिक्वायरमेंट फॉर जर्मिनेशन। जैसे विंटर सीजन के जो सीड हैं उन्हें टेम्परेचर कम चाहिए होता है, समर सीजन के जो सीड हैं उन्हें टेम्परेचर क्या चाहिए होता है, ज्यादा चाहिए होता है। बट जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है फॉर द सीड जर्मिनेशन, जो एवरेज अगर हम देखें जिसकी जो रेंज निकलती है वो 25 से 30 सेल्सियस सेंटीग्रेड है। मैक्सिमम जो आप कह सकते हैं सीड है उनकी मैक्सिमम ग्रोथ यहाँ पे होती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सीड के एंजाइम ने बेसिकली वर्किंग करनी है, उनकी वर्किंग के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर का होना जरूरी है। तो ये बेटे क्या आ जाती हैं कुछ एक्सटर्नल कंडीशन फॉर द सीड जर्मिनेशन। तो ये आज का टॉपिक था हमारा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड में आपको पता है कि बार बार मैंने आपको बताया कि ये टॉपिक अगेन एंड अगेन रिपीटेड है। लॉन्ग क्वेश्चन स्पेशली बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जर्मिनेशन ऑफ सीड एंड कंडीशन फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड। सबसे पहले हम बताएंगे जर्मिनेशन ऑफ सीड, उसका इंट्रोडक्शन बता देंगे, डेफिनेशन है, फिर प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन बताएंगे, प्रोसेस जितना भी है उसके हमें सब हेडिंग के साथ बताना है। ऑब्जॉर्प्शन ऑफ सीड इसमें आ जाएगी, ऑब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है सॉरी सबसे पहले जो हेडिंग है, डेवलपमेंट ऑफ रूट्स हैं, फिर डेवलपमेंट ऑफ शूट्स हैं, फिर मेजर हेडिंग आ जाएगी टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन की, उसमें एपिजल जर्मिनेशन है, फिर उसकी एग्जांपल्स हैं, हाइपोजल जर्मिनेशन है, फिर उसकी क्या आ जाएंगे एग्जांपल्स, और साथ में आप लोगों ने ये डायग्राम लाजमी बनानी है। फिर उसके बाद बेटे नेक्स्ट पे आए तो लॉन्ग क्वेश्चन इससे साथ भी पूछा जा सकता है, अलहदा भी पूछा जा सकता है। डिस्कस द वेरियस कंडीशन फॉर सीड जर्मिनेशन।
उसमें 2 कंडीशन है, दोनों को हमने अलग-अलग हेडिंग के साथ बताना है। पहले इंटरनल कंडीशंस हैं, 2 हैं तो पॉइंट्स बनाएंगे, एक्सटर्नल कंडीशन है उसके भी पॉइंट्स बताएंगे, फिर अलग-अलग हेडिंग के साथ उन्हें एक्सप्लेन कर देंगे। आगे बेटे एमसीक्यू में आ जाए, इन जर्मिनेशन बाय एपिजियल जर्मिनेशन, इट जर्मिनेट्स बाय एपिजियल जर्मिनेशन, तो वो बेटे कौन सा हो रहा होता है, पी प्लांट है उसके अंदर, सॉरी पी प्लांट में हाइपोजियल जर्मिनेशन है, मेज प्लांट में भी हाइपोजियल जर्मिनेशन है, तो किस में हो रही होती है एपिजियल जर्मिनेशन, बीन्स के अंदर। उसके बाद बेटे नेक्स्ट है the optimum temperature for germination of seed is that is 25 to 30 Celsius centigrade, ये important MCQ है। आगे hypogeal germination take place in maize plant. Internal condition for seed germination are live embryo and sufficient stored food. आगे most important external condition for seed germination is all of the above, क्योंकि इनमें से एक भी नहीं होगी तो seed germinate नहीं करेगा। आगे seed absorb water through micropyle। नेक्स्ट है बेटे पार्ट ऑफ एम्ब्रियो विच मेक्स रूट, वो कौन बना रहा होता है, रेडिकल, और पार्ट ऑफ एम्ब्रियो विच मेक्स शूट्स, वो कौन सा होता है, प्लोम्यूल। ये भी ध्यान में रखना है। आगे शॉर्ट क्वेश्चन में देखें, पहला शॉर्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन एपिजियल जर्मिनेशन एंड हाइपोजियल जर्मिनेशन। दो डिफरेंस आ जाएंगे, एक मेजर डेफिनेशन का और दूसरा एग्जांपल का। डेफिनेशन को 2 पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं कि एक एपिकोटाइल एलोंगेट करता है, उसमें हाइपोकोटाइल करता है, एक के अंदर कोटिलेडन जमीन से बाहर आते हैं, एक के अंदर कोटिलेडन जमीन के अंदर आते हैं, तो इस तरह 2 पॉइंट्स में भी डिवाइड किया जा सकता है। आगे बेटे डिफाइन जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन इंट्रोडक्शन बता देंगे और उसके साथ डेफिनेशन बता देंगे। व्हाट इज मेंट बाय डॉर्मेंसी ऑफ सीड, ये साइड बॉक्स में दिया हुआ है, ये मैंने आपको बता भी दिया था। Most of seeds go through a period during which there is no growth. This period is called dormancy of seed. Dormant seed is ripe seeds but do not germinate क्योंकि उसे favorable condition नहीं मिलती. But under favorable condition the seeds break dormancy and begin to germinate. तो ये आ गया जी discuss to any essential condition for seed germination, तो उसमें से आप लोगों ने external कोई से 2 बता देंगे।